हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेजर के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। लेजर क्या होता है, नॉर्मल लाइट और लेजर लाइट में क्या डिफरेंस है, लेजर कैसे काम करता है, हाउ ए लेजर वर्क्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, यानी लेजर के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेजर क्या है। आप देख रहे होंगे अलग अलग कलर से मैंने लेजर लिखा हुआ है। इट मीन्स इसमें अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले होता है एल यानी लाइट, ए यानी एम्पलीफिकेशन, एस सी यानी स्टिमुलेटेड इमिशन एंड आर मतलब रेडिएशन। यानी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज बेसिकली नोन एज लेजर। होगा क्या इसमें, सबसे पहले जो नॉर्मल लाइट होगी उस पर एम्पलीफिकेशन होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन से जो रेडिएशन हमको मिलेंगे वही क्या होगा, लेजर होगा। तो इस प्रोसेस के बाद नॉर्मल लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, लेजर लाइट में। अब क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि नॉर्मल लाइट और लेजर लाइट में क्या डिफरेंस है, क्यों हम लेजर लाइट नॉर्मल लाइट से हम अलग रखते हैं लेजर लाइट को नॉर्मल लाइट से। तो इस पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यानी कि लेजर लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच कम्स अंडर लेजर लाइट। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है लेजर लाइट की वो होती है मोनोक्रोमेटिक, और जो नॉर्मल लाइट होती है वो नॉन मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है विच हैव वन फ्रीक्वेंसी, इट हैव ओनली वन फ्रीक्वेंसी। और दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो नैरो लाइन विड्थ, यानी इसका स्पेक्ट्रम जो होता है बहुत ही थिन होता है, केवल एक वेवलेंथ उसमें एग्जिट करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें इस एक्सिस पे इंटेंसिटी, इस पे वेवलेंथ है, तो केवल एक कलर, एक फ्रीक्वेंसी का मतलब एक कलर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने केवल एक ही कलर से दिखाए हुए डिफरेंट फोटोन्स, तो इसका मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक, यानी एक नैरो जो लाइन विड्थ है वो बहुत नैरो होनी चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक। और नॉन मोनोक्रोमेटिक का मतलब मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी या ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें अलग अलग कलर से मैंने दिखाया, इसमें सारे के सारे स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पे भी मैंने देखो अलग अलग फोटोन्स दिखाए हैं, कोई ब्राउन है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, तो ये होती है नॉर्मल लाइट, और ये क्या होती है मोनोक्रोमेटिक, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी इसमें एग्जिट करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी होगी मोनोक्रोमेटिक। दूसरी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो फोटोन्स हैं वो एक ही फेज में होने चाहिए, टाइम के साथ फेज चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि नॉर्मल लाइट में एक ही फेज में नहीं होते हैं। एक ही फेज का मतलब जैसे ये है लेजर लाइट, इसको हम ब्रॉड करके देखें तो एक फोटोन ऑस्किलेट कर रहा है इस टाइप से, दूसरा फोटोन भी सेम उसी तरीके से ऑस्किलेट कर रहा है, जब इसका पीक है तो इसका भी पीक है, इसका भी पीक है, इस तरीके से सारे फोटोन क्या करेंगे, एक ही फेज में होंगे, तो उसे हम कहेंगे कोहेरेंस। इसको नॉर्मल लाइफ में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो सैनिक होते हैं, जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें कदम ताल होता है सैनिकों का, तो जब लेफ्ट पाँव नीचे होता है तो सबका लेफ्ट होता है, तो वो कोहेरेंस हो गया एक तरीके से। लेकिन अगर रैंडमली करेंगे तो वो इनकोहेरेंस होगा। तो नॉर्मल लाइफ में आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, और यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में फोटोन का ऑस्किलेशन होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाईली इंटेंस और यूनिडायरेक्शनल, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। नंबर ऑफ इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं, तो उसको कहते हैं हाईली इंटेंस। और यूनिडायरेक्शनल यानी डायरेक्शन भी इनकी एक होती है। तो लेजर लाइट में तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंस होती है, हाईली इंटेंस होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। तो इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से लेजर लाइट अलग होती है और नॉर्मल लाइट अलग होती है। अगर एक प्रॉपर्टी है, जैसे माना मोनोक्रोमेटिक है लेकिन कोहेरेंस नहीं है, तो वो लेजर नहीं होगी। जैसे एलईडी है, एलईडी क्या है, एलईडी में फ्रीक्वेंसी तो एक होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, लेकिन कोहेरेंस न होने की वजह से वो लेजर नहीं होती है, वो एलईडी होती है। तो इस तरीके से जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी वही लेजर लाइट होगी। तो आप कह सकते हैं लेजर लाइट इज बेसिकली ए लाइट विच हैव थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंस एंड हाईली इंटेंस, तो उसे हम कहेंगे लेजर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमको ये सारी प्रॉपर्टीज वाली लाइट मिलती है, यानी हाउ ए लेजर वर्क्स, यानी कैसे लेजर काम करता है। अब इसमें देखिए एम्पलीफिकेशन आप जानते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन आपके लिए नई टर्म है, ये समझना बहुत जरूरी है। यही लेजर को ये अगर आपकी समझ में आ गया, समझ लो आप लेजर समझ गए। तो ये है स्टिमुलेटेड इमिशन जो थर्ड वाला है। इसको समझने से पहले दो चीजें समझनी और भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम तीनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तब हम लोग तीसरे वाले को और अच्छे तरीके से
समझ पाएंगे कि लेजर का एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 चीज़ें इसमें हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है प्रेरित, हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रेरित, और एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, इमिशन का मतलब उत्सर्जन, और स्टिमुलेटेड मतलब अभी मैंने बताया आपको प्रेरित, और इमिशन का मतलब उत्सर्जन। तो हिंदी में भी इसका वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है एक नॉर्मल एटॉम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, श्री कृष्ण ने उसे प्रेरित किया, बाहर से एनर्जी दी, तब वो प्रेरित हो गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तब उन्होंने युद्ध किया। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने बाहर से एक्साइट किया किसी फोटोन से, इसने इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये एक्साइटेड स्टेट में चले गया। तो इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया है फोटोन को, तब ये हायर स्टेट में गया है। तो इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, नॉर्मल डायग्राम। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन इजीली रह सकता है। देखो यहाँ पे इससे रहने, जैसे घाटी में पानी रहता है, वैसे ही एक एटॉम आसानी से यहाँ रह सकता है। इसको हम फोर्स देंगे, यहाँ से अगर हम इसे पुश करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इस टॉप में। तो ये टॉप है इसकी एक्साइटेड स्टेट, तो इसको फोटोन दे करके इसे इस टॉप में भेजना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और ये हमेशा स्टिमुलेट होगा क्योंकि हम बाहर से इस पर फोर्स लगाएंगे। सेकेंड आता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, इमिशन का मतलब उत्सर्जन। अब ये हो गया, एक्साइटेड स्टेट में था एटॉम, अब ये अपने आप ही खुद ब खुद यहाँ ये केवल रहता है एक्साइटेड स्टेट में 100 नैनोसेकंड तक। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये जो पीक होती है यहाँ पर, ये इन बैलेंस कंडीशन में नहीं है। जैसे ग्राउंड स्टेट में इजीली रह सकता था, लेकिन वहाँ ये बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है। जैसे ही एनवायरमेंटल परटर्बिशन होगा, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मानो कि एयर पार्टिकल से इम्पैक्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये सीधे अपनी ग्राउंड स्टेट में फिसल करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे लीव कर देगा। जैसे यहाँ पे, यहाँ से आने पे ये एक फोटोन को छोड़ देता है। तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः। इसमें हम बाहर से कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधे सीधे एनवायरमेंटल चेंज होगा, क्वांटम लैंग्वेज में से परटर्बिशन कहते हैं, और ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा और एक फोटोन को इमिट कर लेगा। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसका एवरेज लाइफ टाइम, जरूरी नहीं है कि 100 नैनोसेकंड मैंने कह दिया तो 100 नैनोसेकंड में ही हर एक अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एवरेज लाइफ टाइम है इसका, जो एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इस टाइम पीरियड में हो ही जाते हैं और ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। थर्ड हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन की। अब ये स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब ये होता है कि जो ये नॉर्मल अपनी खुद ही अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहा था, ये खुद ही ना आ करके हम क्या करेंगे, जब ये एक्साइटेड स्टेट में था उस टाइम भी एक फोटोन अगर यहाँ से आ जाए और ये डिस्टर्ब जो क्वांटम में जो एनवायरमेंटल इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस ना हो करके हम एक फोटोन यहाँ से उस टाइम छोड़ें और ये इसे डिस्टर्ब करे थोड़ा सा। और इसके डिस्टर्बेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, मैंने कहा, क्योंकि ये टॉप में अगर इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से क्या हो जाएगा, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा और एक फोटोन इमिट करेगा hν का। और साथ में ये जो फोटोन है ये इसमें बहुत कम एनर्जी इसको डिस्टर्बेंस करने में इसकी यूज होती है, तो लगभग उसी एनर्जी का फोटोन दूसरा भी होता है, यानी यही जो आ रहा था। तो 2 फोटोन मिल गया आपको, एक ये जो इसके इमिशन की वजह से आया और दूसरा ये जो पहले से चला आ रहा था। अब इसमें और इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, मतलब तो हम इसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक ही फ्रीक्वेंसी वाला मान लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका, दोनों एक ही सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन इमिट होते हैं। तो इस तरीके से एक फोटोन से 2 फोटोन आपके बन गए। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी स्टिमुलेट, बाहर से प्रेरित किया आपने तब जो इमिशन हुआ, इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। और यही लेजर का एक्शन है, लेजर में यही यूज होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट में था, ये एक्साइटेड स्टेट में था, यहाँ से आपने एक फोटोन डाला, इसे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट से ये नीचे आ सकता है तो इससे तो और भी आ सकता है आसानी से। तो उसी एनर्जी का फोटोन निकलेगा और जब ये नीचे आएगा तो एक फोटोन और आएगा, 2 फोटोन यहाँ से इमिट हो जाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इस तरीके से ये हो गया आपका स्टिमुलेटेड इमिशन।
यहाँ पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दीज थ्री इंसिडेंट हैपन टुगेदर, सारी की सारी चीज़ें एक साथ होंगी। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो भी साथ होगा, स्टिमुलेटेड जो इमिशन है वो भी साथ होगा, और स्पॉन्टेनियस इमिशन वो भी साथ होगा। यानी कि पूरे के पूरा जो मैटर आपके पास है उसके अंतर्गत 50% एक्साइटेड एटॉम होंगे, 50% ग्राउंड स्टेट में होंगे, कुछ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस हो रहे होंगे, तो अलग अलग फोटोन क्या निकलेंगे, और सब हर कोई फोटोन क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन का होगा। तो कैसे हम लोग उन सबको एक ही डायरेक्शन में वो करें और एक ही एनर्जी वाला करें ताकि हमारा लेजर का एक्शन टेक्स प्लेस हो। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन और मेटा स्टेबल स्टेट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप समझिए। किसी भी एटॉम में मैंने कहा एक न्यूक्लियस है, एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है, एक और स्टेट होती है मेटा स्टेबल स्टेट। इस मेटा स्टेबल स्टेट की विशेषता ये होती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो एक्साइटेड स्टेट में वो नॉर्मली जो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें 100 नैनोसेकंड तक रहता है। उसके नीचे एक और स्टेट होती है जिसे मेटा स्टेबल स्टेट नाम दिया गया। यहाँ ये इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, यहाँ मिली सेकेंड तक ही रह सकता है, तो इसे हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एटॉम को एक्साइट करके मेटा स्टेबल स्टेट में ज़्यादा एटॉम जाएं, इसके लिए काम करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस डायग्राम से आप पीक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट, और एक बीच में एक छोटा सा इस तरीके से एक कोना है जहाँ पे एटॉम रह सकता है, इसके बहुत नज़दीक है, इसे हम मेटा स्टेबल स्टेट समझ लेते हैं। तो यहाँ एटॉम ज़्यादा नहीं रह सकता, यहाँ मिली सेकेंड तक रह सकता है, और यह है ग्राउंड स्टेट। तो व्हेन द नंबर ऑफ एटॉम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज लार्जर देन द नंबर ऑफ एटॉम्स इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी NE इज ग्रेटर देन NG। एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटॉम होने चाहिए और ग्राउंड स्टेट में कम, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस प्रोसेस से हम लोग प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं पंपिंग। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पंपिंग करके हम पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट कम रह जाती है और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटॉम हो जाते हैं। उन सब चीज़ों का जो निचोड़ है वो मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। इससे आपको पूरा लेजर का जो कंप्लीट एक्शन है वो समझ आ जाएगा कि लेजर का कंप्लीट एक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हैं ऑल आर इन ग्राउंड स्टेट, सारे के सारे एटॉम मैंने ग्राउंड स्टेट में दिखाए हुए हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ये न्यूक्लियस है, इसकी फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे के सारे एटॉम ग्राउंड स्टेट में है। हम लोग क्या करेंगे, पंपिंग की प्रोसेस, पंपिंग यानी कि बाहर से एनर्जी देना, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वे से दो चाहे किसी भी तरीके से दो, इसको एनर्जी देना है, उसे एक्साइट कराना है। एक्साइटेशन से क्या होगा, ये मैंने केवल 4 ही दिखाए हुए हैं, इसके अलावा और भी हैं, वो एक्साइट हो गए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गया, और यहाँ मैंने एक्साइटेशन को मेटा स्टेबल से दिखाया हुआ है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ये ज़्यादा नहीं रह सकते, वहाँ से ही फिर ड्रॉप होकर के किस में आ जाते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट में। कुछ सीधे नीचे आ जाते हैं, कुछ मेटा स्टेबल स्टेट में। तो पंपिंग की प्रोसेस से हम ज़्यादा से ज़्यादा एटॉम को मेटा स्टेबल स्टेट में ले आते हैं। अब मेटा स्टेबल स्टेट में ये मिली सेकेंड तक रह सकते हैं, तो तब तक हम लोग इनको एक्साइट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे किसमें, मेटा स्टेबल स्टेट में हम लोग एक्साइट, इस प्रक्रिया को हमने पंपिंग कहा। तो देखिए, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो गए और ग्राउंड स्टेट में कम, तो पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसमें ज़्यादा एटॉम हो गए एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा, इससे आगे देखिए, इस प्रक्रिया को ही हमने क्या किया, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा। अब यहाँ से देखिए, जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा, इसके और इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर hν। वैसे ये भी, ये जो दूसरा एटॉम है, तीसरा है, ये चौथा है, इस तरीके से ये एक फोटोन इमिट करेंगे। इसके नियर अबाउट दूसरे एटॉम्स होंगे क्योंकि एक मैटर में बहुत सारे एटॉम्स होते हैं। तो जैसे ही ये फोटोन आगे बढ़ेगा, ये इस दूसरे एटॉम के इसको डिस्टर्ब करेगा, जैसे स्टिमुलेटेड इमिशन में हमने कहा, ये से थोड़ा भी डिस्टर्ब करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब 2 फोटोन आएंगे, इसकी एनर्जी इसमें बहुत कम यूज होगी क्योंकि इसे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो लगभग वही फोटोन एक जो ये आ रहा था वो उसी एनर्जी का hν ये होगा, और दूसरा जो ये नीचे आने पे इमिट करेगा hν 2 ये। ऐसे ये इससे भी 2 बन जाएंगे, इससे फिर 2 बन जाएंगे, और इससे 2। पहले जो 4 थे वो अब कितने हो गए, 8। फिर इन 2 से एक एटॉम इसका डिस्टर्ब होगा तो ये 3 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 3 और ये 3 कितने बन गए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। इसी तरीके से ये और आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से ये बंच ऑफ फोटॉन्स आपको मिल गए। तो यही लेजर का एक्शन है।
ऐसे ही हमको क्या होता है, लेज़र बीम मिलती है जिसकी डायरेक्शन भी एक होती है, सारे एक ही कलर के हैं यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, यूनिट डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन को और अच्छा समझने के लिए जब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें पार्शियली मिरर और मिरर होता है जिसमें अदर फोटोन्स को अलग कर दिया जाता है जिनकी डायरेक्शन अलग होती है, तो और अच्छी डायरेक्शन इनकी मिलती है। तो बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेजर का कि लेजर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। और ये तो मैंने केवल 3-4 एटॉम से दिखाया हुआ है, किसी भी मैटर में न्यूमेरस नंबर ऑफ एटॉम्स आर दिया तो उनसे क्या होगा, केवल 3-4 नहीं बल्कि कई संख्या में फोटॉन्स आपके निकलेंगे, तो यानी कि बहुत ही इंटेंस बीम आपकी निकलेगी जिसकी डायरेक्शन एक ही होगी और सारे के सारे एक ही फेज में होंगे। तो ये था लेजर का बेसिक एक्शन यानी एक्शन ऑफ लेजर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेजर यानी लेजर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस को हम लोग ब्रीफली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले लेजर फोटोग्रामेट्री में इसका यूज होता है, यानी लेजर इज यूज टू टेक द फोटोग्राफ्स, और एनिमल्स के अंदर की फोटोज भी हम इससे ले सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में इसका यूज करते हैं। लेबल एंड कंस्ट्रक्शन टूल, किसी सरफेस का लेबल करने में भी ये यूज होता है, और जो राइट एंगल को सही तरीके से पता करने में भी इसका यूज किया जाता है। मेडिकल फील्ड में आप जानते हैं डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, आई सर्जरी में इसका यूज किया जाता है, जो स्कैनर होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, टैटूज को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में भी इनका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। नॉर्मल लाइट की जगह अगर लेज़र लाइट यूज की जाए तो वो और बेनिफिशियल हो जाता है। लेज़र टैग में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे गन है, गन में टारगेट को फिक्स करने के लिए इसका यूज करते हैं। मटेरियल प्रोसेसिंग में ये बहुत यूजफुल है, जैसे इनग्रेविंग में, ड्रिलिंग करने में, कटिंग करने में, वेल्डिंग में। इसके अलावा मिलिट्री में बहुत यूज हो जाता है, राडार सिस्टम में यूज किया जाता है, डिस्क ड्राइव में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो डिस्क होती है उसमें लेजर यूज किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में इसको बर्ड डिटेरेंट के लिए यूज किया जाता है। बार कोड स्कैनर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। लेज़र प्रिंटर के रूप में इसका यूज किया जाता है, और एंटरटेनमेंट में लेज़र के जो शोज होते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक फील्ड्स में, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि लेजर क्या होता है। तो ये था आपका लेजर, और कोई भी लेक्चर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए आप और जगह से भी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।